हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं मैट्रिसेस का नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोग के सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि बोर्ड और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से जरूर करें। मेंस में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोज जो है वो एक तरह का ऑपरेटर है जो किसी भी मैट्रिक्स पे लगता है। ट्रांसपोज का काम क्या है कि ट्रांसपोज जो है जिस भी मैट्रिक्स पे लगेगा उस मैट्रिक्स में जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि ट्रांसपोज एक तरह का ऑपरेटर है जो रो को कॉलम में चेंज करता है, कॉलम को रो में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। क्यों? क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है। हम इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लगाने जा रहे हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लगाएं तो ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैपिटल टी से, या फिर ए स्मॉल टी से, या फिर ए डैश से, या फिर ए बार से। ये 4 तरह से हम ट्रांसपोज को दिखाते हैं। ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज एक ऑपरेटर है जो रो को कॉलम में चेंज करेगा, कॉलम को रो में। अब आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास मैट्रिक्स ए है एबीसी। तो ये एबीसी किस में है? फर्स्ट रो में। तो मैट्रिक्स ए पे ट्रांसपोज लगा तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ए बी सी। यहां पे आप देखें कि मेरे पास सेकेंड रो क्या है? सेकेंड रो डी ई एफ है। तो ये जो सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे सेकेंड कॉलम आपका क्या बन जाएगा? डी ई एफ। आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास थर्ड रो क्या है? जी, एच और आई। तो ये जो थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर जाएगा जो कि बन जाएगा जी, एच और आई आपका थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर भी क्या रह गया? 3x3। तो यहां पे क्या देखे? मैट्रिक्स ए था, ट्रांसपोज हम लिए। ट्रांसपोज करता क्या है? जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेगा। अगर आपका फर्स्ट रो है तो वो फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? फर्स्ट कॉलम में। और अगर फर्स्ट कॉलम है तो वो फर्स्ट कॉलम किस में कन्वर्ट कर जाएगा? फर्स्ट रो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो था एबीसी तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया। यहाँ पे सेकेंड रो था डीईएफ तो ये सेकेंड कॉलम बन गया। यहाँ पे थर्ड रो था जीएचआई तो ये थर्ड कॉलम बन गया। एक और एग्जाम्पल हम देखें। अगर मानिए मेरे पास एक मैट्रिक्स हो, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लेते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे देख सकते हैं मेरे पास मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x4 है। हम इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज लिए। अब ट्रांसपोज करेगा क्या? जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो को वो किस में कन्वर्ट करेगा? फर्स्ट कॉलम में। तो आपका फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा? 1 2 3 एंड 4। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास सेकेंड रो क्या? 5 6 7 और 8। तो ट्रांसपोज लग गया तो ये सेकेंड रो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सेकेंड कॉलम में। तो ये 5 6 7 और 8। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसपोज। और इसका ऑर्डर आपका क्या बन जाएगा? 4x2। ऑर्डर क्या बन जाएगा? 4x2। तो ट्रांसपोज एक तरह का ऑपरेटर जो रो को कॉलम में चेंज करता है और कॉलम को रो में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर और एलिमेंट से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर क्या था? इसका ऑर्डर क्या था? 2x4। जब हम इस पे ट्रांसपोज लिए तो इसका ऑर्डर क्या बन गया? 4x2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m×n है, जिसका ऑर्डर m×n है, अगर हम इस पे ट्रांसपोज ले लें
तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा और उसका जो ऑर्डर होगा, ये m क्रॉस n है, तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, n क्रॉस m। इससे प्रीवियस वाले केस में आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स था तो इसका ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 3 था। तो 3 क्रॉस 3 अगर यहां पे ये इंटरचेंज करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैट्रिक्स तो चेंज हुआ था, इसे ये 3 क्रॉस 3 ही रह गया। तो ऑर्डर चेंज कर जाएगा कब, जब आपके पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। दूसरा फर्क पड़ता है, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे L2 का पोजीशन क्या है, A12 है, A12 इज इक्वल टू व्हाट 2। जैसे इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लगा, ये 2 देखिए यहां पे आ गया, इस 2 का पोजीशन क्या बन गया, A21। A21 इज इक्वल टू क्या बन गया, 2। अगर आप यहां पे देखें, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A13। A13 यहां पे किसके बराबर था, 3 के बराबर। जैसे हम इस पे ट्रांसपोज लगाए, ये 3 कहां पे आ गया, A31 में, तो ये क्या बन गया, A31 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। मतलब कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट का पोजीशन Aij है, उस पे अगर आप ट्रांसपोज लगा रहे हैं तो Aij आपका किस में कन्वर्ट कर जाएगा, Aj में। जैसे एक एलिमेंट Aij, इस पे आप ट्रांसपोज लगा दिए, तो ट्रांसपोज लगाने के बाद ये एलिमेंट का पोजीशन क्या बन जाएगा, Aj। तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज में आपको दिमाग में क्या रखना है कि ट्रांसपोज एक तरह का ऑपरेटर है, एक तरह का ऑपरेशन है, एक तरह का कन्वर्टर है, जिसका काम क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेगा। अगर फर्स्ट रो है तो वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो है तो वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। उसके बाद वो ट्रांसपोज ऑर्डर पे और एलिमेंट पे क्या इंपैक्ट डालता है, तो एलिमेंट ऑर्डर पे क्या इंपैक्ट डालेगा, अगर m क्रॉस n ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स पे, उस पे अगर ट्रांसपोज लिए तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, ये n क्रॉस m बन जाएगा। एलिमेंट पे क्या इंपैक्ट डालेगा, अगर एलिमेंट Aij है, उस पे अगर ट्रांसपोज लगा तो एलिमेंट क्या बन जाएगा, Aj। तो ये था ट्रांसपोज का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज को। अब हम देखते हैं ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है नंबर 1, A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहां पे देख सकते हैं दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज, मतलब कि दो मैट्रिक्स को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो बराबर होगा इंडिविजुअल के ट्रांसपोज के सम के बराबर। मतलब कि दो मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके सम करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा इसके। प्रॉपर्टी नंबर 2, A माइनस बी का ट्रांसपोज, ये बराबर होगा A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे पहले क्या है, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, तो अगर ये दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का ट्रांसपोज है तो यहां पे ट्रांसपोज इंडिविजुअल पे चला जाएगा। ट्रांसपोज क्या करेगा, मैट्रिक्स के इंडिविजुअल पे चला जाएगा, तो A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है, वो कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे A और B का ऑर्डर क्या बनना चाहिए, सेम। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, A इंटू बी का होल ट्रांसपोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है, तो यहां पे भी ट्रांसपोज इंडिविजुअल पे आएगा, लेकिन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यहां पे पहले क्या है A, बाद में कौन है B, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बनेगा। इसी को हम रिवर्सिबल लॉ कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल लॉ। यहां पे आप देख सकते हैं A इंटू बी का ट्रांसपोज है, A इंटू बी का, तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है ना, तो जब हम ट्रांसपोज को सेपरेट करेंगे तो पहले B का ट्रांसपोज बनेगा फिर A का। ये याद रखना, जो बाद में है पहले वो आएगा और जो पहले वो बाद में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जनरल स्टूडेंट मिस्टेक करता है।
प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी पे हम देखें कि A इंटू बी इंटू सी का अगर ट्रांसपोज है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है, तो अगेन इसमें क्या लगेगा, सबसे बाद में कौन आ रहा C, तो C का ट्रांसपोज, फिर कौन आ रहा B, तो B का ट्रांसपोज, फिर कौन आ रहा A, तो A का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 5 हम देख सकते हैं, अगर K इंटू A का ट्रांसपोज है, K इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये बनेगा K इंटू ए का ट्रांसपोज, जहां पे K जो है वो आपका कांस्टेंट है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, K क्या है, कांस्टेंट। ध्यान दे, ये दोनों अलग अलग चीज है। यहां पे A और B, यहां पे A और B दोनों आपका मैट्रिक्स था, लेकिन यहां पे K इंटू ए है, यहां पे K जो है वो मैट्रिक्स नहीं है, K कोई एक कांस्टेंट है, K कोई एक स्केलर है। तो अगर कोई स्केलर होगा, अगर कोई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट बाहर आएगा, कांस्टेंट को ट्रांसपोज से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लगेगा। ट्रांसपोज जो है वो हमेशा मैट्रिक्स को चेंज करता है, ये याद रखिएगा, एलिमेंट को नहीं। ट्रांसपोज हमेशा केवल मैट्रिक्स पे ही लगेगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर हम देखें, A का ट्रांसपोज और फिर उस पे वापस हम ट्रांसपोज ले, मतलब A पे अगर हम 2 बार ट्रांसपोज ले, इवन टाइम्स ट्रांसपोज ले, तो वो A के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 2 बार ट्रांसपोज लिए, अगर आप 4 बार लीजिए, अगर आप 6 बार ले ट्रांसपोज, अगर आप 8 या अगर आप इवन टाइम्स ट्रांसपोज लेंगे, तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है कि A का ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज और इस पे फिर से ट्रांसपोज, मतलब A पे अगर हम 3 बार ट्रांसपोज, ऑड टाइम्स ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये A का ट्रांसपोज के बराबर होगा। मतलब किसी मैट्रिक्स पे अगर आप इवन टाइम्स ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा, और अगर किसी मैट्रिक्स पे अगर आप ऑड टाइम्स ट्रांसपोज लेंगे तो हमको A का ट्रांसपोज मिलेगा। तो ये 7 प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। पहला A प्लस बी का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। दूसरा A माइनस B का ट्रांसपोज, जो कि A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इंडिविजुअल पे चला गया, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां पे इन दोनों में आप देख सकते हैं A इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो ये B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बना। A इंटू बी इंटू C का ट्रांसपोज है, तो ये C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बन गया। ये K इंटू A मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। A स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होना चाहिए, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स A सिमेट्रिक केवल और केवल तभी होगा जब ये एक कंडीशन को माने। कंडीशन है A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा जब वो इस कंडीशन को मानेगा कि A का जो ट्रांसपोज होगा वो A के बराबर होगा। और ट्रांसपोज क्या होता है ये आप लोगों ने अभी देखा। अब एक एग्जांपल अगर हम देखें, मैट्रिक्स A है, A H G H B F G F C। अब आप यहां पे देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है। अगर हम इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज ले तो A का ट्रांसपोज लिए। यहां पे आप देखिए फर्स्ट रो, आपका फर्स्ट रो क्या है, AHG, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा AHG। जो सेकंड रो है HBF, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा HBF। जो थर्ड रो है वो क्या बन जाएगा, GFC। अब आप खुद देखें इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 क्रॉस 3, क्योंकि A का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो A ट्रांसपोज का भी ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। अब यहां पे हम देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, और दोनों मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है। आप यहां पे देखें, यहां पे A11A है तो यहां पे A11 भी A, यहां पे A12H है तो यहां पे A12 भी क्या है, H। सिमिलरली यहां G है तो देखें यहां पे GHH, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो हम कह सकते हैं कि A का जो ट्रांसपोज होगा वो A के बराबर होगा। तो यहां पे A क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स A अगर सिमेट्रिक है तो वो हमेशा इस डेफिनेशन को मानेगा कि A का जो ट्रांसपोज होगा वो इटसेल्फ A के बराबर होगा।
अब अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो हमेशा दो कंडीशन को मानता है, दो नेसेसरी कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में सिमेट्रिक कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन ये है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। आप लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स के बीच इक्वालिटी कब होता है, इसका क्लास मैं ले चुका हूं। दो मैट्रिक्स इक्वालिटी कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम, और दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम। अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो रेक्टेंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि m और n बराबर नहीं होगा। अगर हम इस पे ट्रांसपोज ले लें तो यहां पे अगर हम ट्रांसपोज ले तो a का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बन जाएगा, n क्रॉस m। आप खुद देखिए यहां पे m क्रॉस n है, यहां पे n क्रॉस m है, क्या ये दोनों कभी भी आपस में बराबर होगा, नहीं। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो ये कभी भी इक्वालिटी नहीं होगा, और अगर इक्वालिटी नहीं हुआ तो ये इस कंडीशन को नहीं माना, इसलिए मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए a को स्क्वायर होना कंपलसरी है। दूसरा कंडीशन है एलिमेंट से रिलेटेड। आप यहां पे देख सकते हैं h का पोजीशन आपका a12 है, a12h है। यहां पे देखें h है, h का पोजीशन यहां पे क्या है, a21 भी h है। तो a12h के बराबर a21h के बराबर, तो इन दोनों के मदद से हम कह सकते हैं कि a12 और a21 बराबर होगा। आप यहां पे देख सकते हैं g क्या है, a13 g है, g देखें यहां पे भी है, g का पोजीशन क्या है, a13, तो यहां पे a31 भी आपका क्या हो गया, g के बराबर। तो इन दोनों के मदद से हम कह सकते हैं कि a13 और a31 क्या होगा, सेम। यहां पे देख सकते हैं f का पोजीशन a23, यहां पे आप देख सकते हैं f का पोजीशन a32, तो यहां पे भी हम कह सकते हैं कि a23 और a32 क्या होगा, सेम। तो इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि aij जो होगा वो aj के बराबर होगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो दो कंडीशन जरूर मानेगा। पहला कंडीशन कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, और एलिमेंट पे कंडीशन क्या है कि aij और aj हमेशा सेम होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि a जो होगा वो बराबर होगा a ट्रांसपोज। एक एग्जांपल अगर हम और देखें, अगर माने मेरे पास एक मैट्रिक्स है a is equal to 1 2 5 2 0 3 या -3 5 -3 4। अब अगर हम इस पे ट्रांसपोज ले तो a का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, यहाँ पे सेकेंड रो है 2 0 -3 सेकेंड कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे थर्ड रो है तो 5 -3 और 4 बनेगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं a जो है वो a ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स सेम है, दोनों का ऑर्डर अब यहाँ पे देख सकते हैं a क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एलिमेंट के पोजीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे a12 और a21 सेम है, यहाँ पे a13 और a31 सेम है, यहाँ पे a23 और a32 क्या है, सेम। तो ट्रांसपोज इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन क्या है कि a का ट्रांसपोज a के बराबर होगा। a कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और एलिमेंट पे कंडीशन क्या है कि aij जो होगा वो aj के बराबर होगा। तो ये था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए a अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी a को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। a अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब a का ट्रांसपोज -a के बराबर हो। मतलब a ट्रांसपोज अगर -a के बराबर है, a ट्रांसपोज -a के बराबर है, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल अगर हम देखें, मेरे पास एक मैट्रिक्स है a 0
माइनस ए, बी, ए 0, सी माइनस बी माइनस सी 0। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पे मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लेते हैं, तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए पे ट्रांसपोज लिए तो ये फर्स्ट रो किस में बदल जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, तो ये 0 माइनस ए बी, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो क्या बनेगा, सेकेंड कॉलम, ये ए है। सेकेंड रो आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा ए 0 सी। थर्ड रो क्या बनेगा, थर्ड कॉलम, तो ये माइनस बी माइनस सी और 0। अब हम यहां पे क्या करें, अगर हम यहां पे माइनस कॉमन ले ले, तो अगर हम यहां से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो आप देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बाहर आ गया। माइनस अगर बाहर आया तो 0 में माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0, ये ए, ये क्या बन जाएगा माइनस ए, ये माइनस बी है, माइनस हम कॉमन दिए तो ये क्या बन जाएगा बी, फिर ये माइनस ए किस में बदल जाएगा ए में, ये 0 ही रह जाएगा, ये माइनस सी किस में चेंज कर जाएगा सी, ये बी किस में चेंज करेगा माइनस बी, ये सी किस में चेंज करेगा माइनस सी, और ये क्या बन गया 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 3। अब ये मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर आया, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर। तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में ए का ट्रांसपोज ए के बराबर था, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के बराबर होगा। ये डेफिनेशन है। अब इसके साथ भी कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन कि अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां पे भी ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। रीजन आप देख सकते हैं, यहां पे ए का ट्रांसपोज लिए हैं और यहां पे ए है। अगर आपका मैट्रिक्स ए m क्रॉस n ऑर्डर का है तो इस पे जब हम ट्रांसपोज लेंगे ए का ट्रांसपोज तो ऑर्डर इसका चेंज करेगा n क्रॉस m। दोनों के बीच इक्वालिटी तभी लग सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम, और दोनों का ऑर्डर कब सेम होगा, जब ए कैसा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक ये केवल तभी एप्लीकेबल है जब मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ना सिमेट्रिक होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक होगा। रेक्टेंगुलर के केस में कभी भी ना सिमेट्रिक हो सकता है और ना स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर हम एलिमेंट के नजरिए से देखें तो एलिमेंट के नजरिए से यहां पे क्या आएगा, आप देखें यहां पे a12 का वैल्यू क्या है, a12 माइनस ए है। यहां पे आप देख सकते हैं a21 का वैल्यू क्या है a। तो इन दोनों के मदद से हम कह सकते हैं कि a12 जो है ये a माइनस a21 के बराबर है। यहां पे आप गौर करें a13 का वैल्यू क्या है b। यहां पे आप देख सकते हैं a31 का वैल्यू क्या है माइनस बी। तो इन दोनों के मदद से हम कह सकते हैं कि a13 जो होगा ये माइनस a31 के बराबर होगा। सिमिलरली आप देखें a23 c के बराबर और a32 माइनस c के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि a23 जो होगा माइनस a32 के बराबर होगा। तो इन दोनों के मदद से और इसके मदद से हम ये कह सकते हैं कि aij जो होगा वो माइनस aj के बराबर होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पहला उसका डेफिनेशन क्या हो गया कि A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर है, और दो कंडीशन होगा कि A स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा aij माइनस aj के बराबर होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता था, aij aj के बराबर होना चाहिए। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या है 0। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स A का क्या है 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। इसका रीजन क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्यों 0 होता है, ये रीजन आप लोगों को सोचना है खुद से और आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। आप लोग सोचें और अच्छे से बताएं कि डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों होता है। इसका रीजन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसका सल्यूशन बताने का कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।